ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था टॉर्शन में, और आज हम लोगों को यहाँ से आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें हमने बात की थी कि टी आर क्या है भाई, रेसिस्टिंग टॉर्क। जो टॉर्क हमने अप्लाई किया मटेरियल के अंदर, उसके अगेंस्ट क्या डेवलप हुआ, रेसिस्टिंग टॉर्क। जे हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कितने लोग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझते हैं भाई? क्लास में कितने लोग हैं जो बता सकते हैं कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? बस 2 लोग। हाँ जी, हाँ, जेड एक्सिस के अलावा। बहुत आसान है समझना, ध्यान दें। सपोज ये किसी शाफ्ट का क्या है, क्रॉस सेक्शन है। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, ये शाफ्ट है, और शाफ्ट का ये वाला हिस्सा जो आपको सर्कल के रूप में दिख रहा है, यही मैंने यहां पर बड़े साइज में ड्रॉ किया है। दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। ठीक ना। अब ये एक प्लेन है, ये क्या है, एक प्लेन है। प्लेन में कितने एक्सिस होंगे भाई, 2, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, जनरली जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो अलोंग एक्स एक्स एक्सिस या फिर अलोंग वाई वाई एक्सिस निकालते हैं। ठीक है, ये जो एक्स एक्स एक्सिस है और वाई वाई एक्सिस है, दीज एक्सिस आर पैरेलल टू दी प्लेन। ये दोनों ही एक्सिस इस प्लेन के अंदर ही तो हैं, हम कह सकते हैं दे आर पैरेलल टू दी प्लेन। लेकिन सपोज हमें एक ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। लाइक ये एक्स और वाई, इनके बीच कितना एंगल है भाई? सिमिलरली यहां से अगर एक डंडा मैं इधर बाहर की तरफ निकालूं तो ये कौन सा एक्सिस होगा, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगा, जेड एक्सिस वाई के साथ कितना बनाएगा? इसका मतलब जेड एक्सिस इस प्लेन के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। यानी जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस क्रॉस सेक्शन। तो यदि हम इस प्लेन का क्या निकालें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा किसी एक्सिस के अबाउट निकाली जाती है। तो यदि इस प्लेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसे एक्सिस के अबाउट निकालें विच इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, तो कौन सा एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन है, जेड एक्सिस। ठीक ना। तो यदि परपेंडिकुलर टू प्लेन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसे ही हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसका मतलब हम आई जेड जेड निकालें या फिर जे इज इक्वल टू आई जेड जेड। तो जेड जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें, वही हमारा क्या बन जाएगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर एक लाइन में हमें कहना हो कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो हम कहेंगे कि दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन। ठीक ना, अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो, उस एक्सिस के अबाउट जब हम प्लेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम क्या कहेंगे, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। ठीक है, और ये कल हम लोगों ने देखा था जे की वैल्यू कितनी आई थी, पाई बाई 32 डी टू दी पावर 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में डिराइव किया होगा। ठीक ना, जब आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखा था तब वहीं पर आपने सर्कल के वाई वाई एक्सिस, एक्स एक्स एक्सिस और साथ में जेड जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया होगा, और वहां पर ये कितना आता है, पाई बाई 32 डी टू दी पावर 4। अब ध्यान दें, यहां पर डी टू दी पावर 4 है। ये एक चीज इंडिकेट करता है कि जब भी टॉर्सन के प्रॉब्लम आएंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको कैलकुलेटर यूज करना होगा। ठीक ना, डी टू दी पावर 4 की वैल्यू, डी टू दी पावर 3 की वैल्यू जब आती है तो हमको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन हमारा टफ हो जाता है, और आपको कैलकुलेटर कहीं ना कहीं यूज करना पड़ता है। तो सेमेस्टर एग्जाम में तो आपको अलाउ रहता है, बट जब आप एसएससी वगैरह में जाते हैं तो कुछ जगह पे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आपको अलाउ करते हैं, बट मोस्टली वो आपको अलाउ नहीं करते। बट वो करते क्या है, वैल्यूज को इस तरीके से सेट करते हैं कि कैलकुलेशन आपके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए।
वहां जो वैल्यूज गिवन रहेंगी वो इस तरीके से बताई जाती हैं, इस तरह से गिवन रहती हैं कि आपको कैलकुलेशन में कोई समस्या ना आए। बात समझ में आ रही है? तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आया ना। टाउ मैक्स क्या था भाई? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस था, ठीक ना। अब जरा समझें, जब भी हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम टॉर्क की हमेशा मैक्सिमम वैल्यू के लिए कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हमें टाउ मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम हमेशा टॉर्क की कौन सी वैल्यू लेंगे? मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। टॉर्क किसी साइकिल में फ्लक्चुएट कर रहा है, कहीं कम, कहीं ज्यादा, कहीं मीडियम, कहीं एवरेज, कुछ भी है। तो आपको जब भी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना हो तो हम थ्रू आउट द साइकिल देखेंगे कि टॉर्क की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। उसी के लिए हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू हमेशा कैलकुलेट करेंगे। मिनिमम भी दिया हुआ है, एवरेज भी दिया हुआ और मैक्सिमम टॉर्क भी दिया हुआ है। तो जब भी शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना हो आप हमेशा टॉर्क की कौन सी वैल्यू लेंगे? मैक्सिमम। क्योंकि अगर कोई सिस्टम मैक्सिमम टॉर्क में सुरक्षित है तो उसे नीचे वाले में तो हमेशा क्या होगा? वो सुरक्षित होगा। अगर 10 न्यूटन मीटर में ये ब्रेक नहीं हो पा रहा है, ठीक ना, तो 8 न्यूटन, 7 न्यूटन, 6 न्यूटन में हमेशा क्या होगा? ये सेफ होगा इसका यूज। इसीलिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा टॉर्क की क्या लेते हैं? मैक्सिमम वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। नाउ आर इज द आउटर रेडियस। ये जो शाफ्ट है इसमें बहुत सारे रेडियस हैं। तो यहां ये जो आर दिया हुआ है ये आउटर रेडियस दिया हुआ है। कैपिटल आर क्या है? आउटर, यानी सबसे बड़ा जो रेडियस है वो आउटर रेडियस इसको बोलते हैं। क्लियर है? नाउ जी क्या था भाई हमारा? शियर मॉडुलस, ठीक ना। और शियर मॉडुलस क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। कहेंगे सर शियर स्ट्रेस तो हमने निकाल लिया, शियर स्ट्रेन कहां है? तो हमने बताया था कि थीटा, जो मैग्नीट्यूड थीटा की आएगी दैट विल बी सेम एज शियर स्ट्रेन। बताया था ना हमने, थीटा इज इक्वल टू गामा। ये हमने न्यूमेरिकल में डेरिवेशन में भी बताया था। क्योंकि थीटा जो था ये शियर एंगल था। सॉरी थीटा नहीं, ये तो एंगल ऑफ ट्विस्ट है ना। वो क्या था? फाई। सॉरी, फाई इज इक्वल टू क्या था हमारा? शियर एंगल इज इक्वल टू शियर स्ट्रेन। बात समझ में आ रही है? तो अगर हमें शियर स्ट्रेन कैलकुलेट करना हो तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? फाई की वैल्यू। फाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और याद है कैसे कैलकुलेट किया था? ये 60 था, ये L हो गया, और इसको हमने क्या मान लिया था? tan फाई। यहीं से कैलकुलेट किया था ना। tan फाई इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा? फाई। और फाई मिल गया तो हमें क्या मिल गया? शियर स्ट्रेन। इन दोनों का जो रेशियो है वही क्या है? जी, शियर मॉडुलस। बात समझ में आ रही है? उसके बाद है थीटा। थीटा क्या है भाई? एंगल ऑफ ट्विस्ट। जनरली ये डिग्री में दी हुई रहेगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, बट इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू किसमें है? रेडियन में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई? पाई बाई 180। अब अगेन बिना कैलकुलेटर के पॉसिबल नहीं होगा। जैसे ही पाई आया आपका कैलकुलेशन फिर से क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा। तो बार बार आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू डिग्री में दी हुई है, ठीक ना। सपोज 1 डिग्री दी हुई है तो 1 डिग्री इंटू पाई बाई 180, ये किस में आएगा? रेडियन में आएगा। तो आप एसआई यूनिट में हमेशा रेडियन में वैल्यू पुट करेंगे, डिग्री में नहीं करेंगे। क्लियर है? और लास्ट में दिस इज द लेंथ, ठीक ना, लेंथ ऑफ द शाफ्ट। तो इक्वेशन के अंदर जो भी चीजें यूज हो रही हैं क्लियर है? क्या क्या है उनकी वैल्यूज हमें कैसे पुट करनी है, ध्यान रहे। 90% न्यूमेरिकल डायरेक्टली इस फॉर्मूले के ऊपर आएंगे। अगर आपके पास पेपर हो एसएससी जेई का तो उठा के चेक कर लो। 90% क्वेश्चन कहां से आएंगे? डायरेक्टली इस इक्वेशन से, बशर्ते आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो, ठीक ना, और कन्वर्जन फैक्टर मालूम हो।
अगर कन्वर्जन फैक्टर नहीं मालूम है तो हमेशा गलती के चांसेस बने रहेंगे। इसमें सिर्फ हमें यूनिट का ध्यान रखना है और सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इस इक्वेशन की एनालिसिस करते हैं, ठीक ना। यहां से सबसे पहले आप इसे और इसे एक साथ लें, टी आर अपॉन जे इज इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन आर। ठीक है, अब यहां से यदि आप टाउ मैक्स कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या आएगी वैल्यू हुई, टी आर इंटू कैपिटल आर अपॉन जे। बात समझ में आ रही है? नाउ देखें यहां टी आर अपॉन जे अपॉन कैपिटल आर, इस आर को हम कहां लेके आए, नीचे लेके आ गए। बात समझ में आ रही है? यहां ये जो जे अपॉन आर है, ठीक ना, इसे हम कहते हैं पोलर सेक्शन मॉडुलस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसे, डब्ल्यू पी से, जे अपॉन आर, यानी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन रेडियस। ठीक ना, ये जो रेशियो होता है इसे क्या कहते हैं हम लोग, पोलर सेक्शन मॉडुलस। इसको डब्ल्यू पी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो यहां से टाउ मैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी आर अपॉन डब्ल्यू पी। कई जगह पर आपको डब्ल्यू पी की जगह क्या देखने के लिए मिलेगा, जेड पी। पोलर सेक्शन मॉडुलस को कई जगह जेड पी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप चाहे तो जेड पी से करें, चाहे तो डब्ल्यू पी से करें, कोई फर्क नहीं है। ठीक ना, कई जगह पोलर सेक्शन मॉडुलस को हम जेड पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जेड पी की वैल्यू कितनी आएगी भाई, पोलर सेक्शन मॉडुलस अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जेड पी क्या होता है, जे अपॉन आर। ठीक है, पोलर सेक्शन, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो जे अपॉन आर। जे की वैल्यू कितनी आई थी भाई, पाई बाई 32 इंटू डी टू द पावर, और आर को आप लिख सकते हैं डी बाई 2। ठीक ना, अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा पाई बाई 16 डी क्यू। सो जेड पी, ठीक ना, ये किसके लिए आ रहा है, सर्कुलर शाफ्ट। ठीक ना, पाई बाई 16 इंटू डी क्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ पोलर सेक्शन मॉडुलस। ये किसमें आएगा, यूनिट क्या होगा भाई, डी क्यू है ना, डायामीटर का क्यू, तो यूनिट क्या हो जाएगा, mm क्यू या सेंटीमीटर क्यू। इक्वेशन क्या आया था हमारा, टाउ मैक्स अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, और इधर था हमारा टी आर अपॉन जे। ठीक ना, तो एक बार तो हमने टाउ मैक्स यहां से कैलकुलेट किया था, टाउ मैक्स हमारा यहां से क्या आएगा, जी थीटा आर अपॉन, ठीक ना, यहां से टाउ मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर इस इक्वेशन को इसके साथ लिया जाए, ठीक ना, तो ये क्या आ जाएगा, टी आर अपॉन जे इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन, यहां पर टॉर्क, ये जो टॉर्क रेसिस्टिंग टॉर्क है दैट इज जी इंटू जे इंटू थीटा अपॉन, यहां ये जो जी इंटू जे है, जी इंटू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब हम शियर मॉडुलस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या देता है, टॉर्सनल रिजिडिटी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
एक शाफ्ट के द्वारा कितना पावर ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, पावर क्या होता है भाई? रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को ही तो आप ऊर्जा कहते आ रहे हैं, ठीक ना। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर हमें पावर कैलकुलेट करना है, ठीक। तो रेट का मतलब क्या होता है? वर्क डन पर। पावर क्या होता है? रेट ऑफ, रेट का मतलब दर, रेट का मतलब दर किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में। वर्क डन पर सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं? पावर। ठीक है, अब जरा बताएं वर्क डन क्या होगा भाई? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन सेकेंड के लिए क्या लिख सकते हैं? टाइम। सो पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। डिस्टेंस बाय टाइम इज वेलोसिटी, ठीक ना। तो इसको हमने क्या लिखा? फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा भाई? न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड। न्यूटन मीटर क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर जूल, यही होता है ना, जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड क्या होता है? वॉट। तो दिस इज द यूनिट ऑफ पावर। बात समझ में आ रही है? अब जरा देखें, ये तो सिंपल मैकेनिक्स में हुआ। यहां पर हम टॉर्सन की बात कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? टॉर्सन। और टॉर्सन क्या था? ट्विस्टिंग फोर्स। Torsion is basically is the measure of twisting force applied on a body. Torsion क्या मेजर करता है? किसका मात्रक है भाई? ट्विस्टिंग फोर्स। किसी बॉडी के ऊपर कितना ट्विस्टिंग फोर्स अप्लाई किया गया है, इसी को कौन मेजर करता है? टॉर्सन। क्लियर है? अगर सिंपल किसी को कहना हो कि टॉर्सन क्या है, देन इट इज द मेजर ऑफ, मेजर का मतलब मात्रक, मेजर का मतलब क्या है? मात्रक। इट इज अ मेजर ऑफ ट्विस्टिंग फोर्स ऑन अ अप्लाइड ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी के ऊपर कितना ट्विस्टिंग फोर्स अप्लाई किया गया, उसका मात्रक जो होगा वही क्या कहलाएगा? हमारा टॉर्सन कहलाएगा। क्लियर है? तो ध्यान दें, यहां पर जब आप पावर कैलकुलेट करेंगे, ठीक ना, तो ये जो फोर्स है, चूंकि हम टॉर्सन पढ़ रहे हैं, फोर्स का जगह स्थान कौन ले लेगा? टॉर्क। ठीक है, फोर्स के रूप में हम यहां क्या अप्लाई कर रहे हैं भाई? टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम इस चैप्टर के अंदर पावर कैलकुलेट, जनरली हमको पता है कि पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, लेकिन जब हम टॉर्सन चैप्टर में हैं तो यहां पर फोर्स को किससे रिप्लेस करेंगे? हम टॉर्क से। ठीक है, और वेलोसिटी को किससे रिप्लाई कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे एंगुलर वेलोसिटी से, क्योंकि यहां शाफ्ट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, लीनियर मोशन नहीं कर रहा है। कौन सा कर रहा है? एंगुलर रोटेशनल मोशन कर रहा है, ठीक ना। सो इट इज ओमेगा। पावर किससे देंगे भाई? टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। टॉर्क किसके बदले आया? फोर्स के बदले। और वेलोसिटी के बदले क्या आया? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक ना, क्योंकि यहां पर शाफ्ट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी कितना होता है भाई? 2 पाई n अपॉन 60. दिस इज योर ओमेगा, एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। यहां पर शाफ्ट के केस में जब हम पावर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हो गया टॉर्क T इंटू एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज T इंटू 2 पाई n अपॉन 60, जहां n क्या है? RPM, रिवॉल्यूशन पर मिनट, और T है टॉर्क। बात समझ में आ रही है? ध्यान दें, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, दैट इज एंगल टर्न, और एक बार में एंगल टर्न कितना है? 2 पाई। अगर शाफ्ट एक बार घूमता है तो कितना एंगुलर डिस्टेंस कवर करता है? 2 पाई कवर करता है, ठीक ना, इसलिए 2 पाई है ना अपॉन 60। आगे बढ़े। सो इस तरीके से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे भाई?
पावर ट्रांसमिटेड बाय अ शाफ्ट। पावर ट्रांसमिशन के लिए हमको अगर निकालना है तो क्या पता होना चाहिए, टॉर्क पता होना चाहिए और आरपीएम पता होना चाहिए। तो अगर हमें टॉर्क और आरपीएम मालूम है तो किसी शाफ्ट के द्वारा कितना पावर ट्रांसमिट हो रहा है ये हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट है मैक्सिमम टॉर्क बाय अ सॉलिड शाफ्ट। एक सॉलिड शाफ्ट के द्वारा मैक्सिमम कितना टॉर्क ट्रांसमिट किया जा सकता है, ठीक ना। इसके लिए जब हम मैक्सिमम टॉर्क की बात करते हैं तो ये किसकी याद लाता है हमें, रेसिस्टिंग कैपेसिटी, ठीक ना। रेसिस्टिव टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क का मतलब जितना ये शाफ्ट रेसिस्ट कर सकता है, ठीक ना। तो याद कीजिए हमारा फॉर्मूला क्या था रेसिस्टिव टॉर्क का, टी आर अपॉन जे इज इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन आर, यही आया था ना। अब हमें ये टॉर्क निकालना है मैक्सिमम, कि मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो टी आर क्या हो जाएगा यहां से, टी आर इज इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन आर इंटू जे, दैट इज टाउ मैक्स, दैट इज द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। जे की वैल्यू पाई बाई 32 इंटू डी टू द पावर 4 और नीचे आर डी बाई 2। क्लियर है, देखें क्या आएगा, दैट इज टाउ मैक्स इंटू पाई बाई 16 इंटू डी क्यू। क्लियर है। सो मैक्सिमम रेसिस्टिव जो टॉर्क है और मैक्सिमम जो टॉर्क कहेंगे टी आर, ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई, पाई बाई 16 इंटू टाउ मैक्स इंटू डी क्यू। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं, ठीक ना। ये जो फॉर्मूला है रेसिस्टिव टॉर्क या फिर मैक्सिमम टॉर्क, रेसिस्टिव टॉर्क इज द मैक्सिमम टॉर्क पाई बाई 16 इंटू टाउ मैक्स। टाउ मैक्स क्या था हमारा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंटू डी क्यू, डायामीटर का क्यू। क्लियर है, ध्यान दें ये किसके लिए है, सॉलिड। इन द सेम वे हम कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, हॉलो शाफ्ट के लिए, ठीक है। ठीक है, अब यहां पे क्या कर देते हैं, अब क्या हो गया ये मैक्सिमम टॉर्क बाय अ, तभी तो हम दोनों को एक दूसरे से क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। आइए निकालते हैं अगेन, टी आर बाई जे इज इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन आर। क्लियर है, सो हियर टी आर रेसिस्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू टाउ मैक्स इंटू जे अपॉन आर। ध्यान दें टाउ मैक्स इंटू जे, जे की वैल्यू पाई बाई 32। अब देखें जरा यहां, ये हो गया हॉलो शाफ्ट। हॉलो शाफ्ट का मतलब है सेंटर से मटेरियल को क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। अब यहां पर कुछ भी नहीं है, ठीक ना, ये मटेरियल है सिर्फ, बात समझ में आ रही है। इस हिस्से में मटेरियल और सेंटर के में कोई मटेरियल नहीं है। अब यहां पर क्या होगा, दिस इज आर ओ, आउटर रेडियस, एंड दिस इज आर आई, इनर रेडियस। अब यहां पर कितने रेडियस हो गए, आउटर एंड इनर, यही अंतर आएगा और कोई अंतर नहीं होगा। इन द सेम वे दिस इज डी आउटर, बात समझ में आ रही है, आउटर डायमीटर, एंड दिस इज डी आई, इनर डायमीटर। क्लियर है ना। देखेंगे यहां पर टाउ मैक्स इंटू पाई बाई 32, ठीक ना। यहां लिखते हैं टाउ मैक्स इंटू जे की वैल्यू हो गई पाई बाई 32 इंटू डी पावर 4 है ना, ठीक है। तो यहां पर डी आउटर टू दी पावर 4 माइनस डी इनर टू दी पावर 4, ठीक है, अपॉन
आर को क्या लिखें, आर हमने बताया आर आउटर के लिए है, आर को अंदर से कोई लेना देना नहीं है, सो इट इज डी आउटर बाई 2। कैपिटल आर जो है ये हमेशा कौन वाला रेडियस है, आउटर रेडियस है, तो आउटर रेडियस के लिए डायमीटर कितना है, डी आउटर बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 16 इंटू टाउ मैक्स, ठीक ना, और अंदर कितना हो जाएगा बताएं, डी आउटर टू द पावर 4 माइनस डी इनर टू द पावर 4 अपॉन डी आउटर। यहां तो डी से डी कैंसिल होगा नहीं, तो ये पावर 4 ही रह जाएगा और नीचे डी आउटर। क्लियर है? तो ये कंपैरिजन है सॉलिड शाफ्ट और हॉलो शाफ्ट। अब बात आती है कि हम कौन सा शाफ्ट यूज करें और कौन बेहतर है भाई, ठीक ना। ध्यान दें, सॉलिड शाफ्ट बेहतर है, लेकिन समस्या है कि अगर हम किसी ऐसे मटेरियल का यूज कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा कॉस्टलियर है और आपको मटेरियल सेव करना है, तो आप क्या करेंगे, हॉलो शाफ्ट यूज कर लेंगे। क्यों ऐसा पॉसिबल हो पाता है? ध्यान दें, जो शियर स्ट्रेस है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू देखेंगे तो सेंटर पे 0 होती है। जहां रेडियस 0 है वहां शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी क्या है, और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जा रहे हैं स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जा रही है और आउटर सरफेस पे जाके क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो अगर हमें मटेरियल को सेव करना है उस केस में हम क्या यूज करते हैं भी, हॉलो शाफ्ट यूज कर लेते हैं, क्योंकि सेंटर पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू नेग्लिजिबल होती है, उसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से हॉलो शाफ्ट यूज करके हम मटेरियल को क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। और क्यों पॉसिबल हो रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती है कहां पे, आउटर सरफेस की तरफ, इनर सरफेस में उसकी वैल्यू 0 होती है। इसलिए सेंटर के आसपास अगर थोड़ा बहुत मटेरियल ना भी रहे तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो ये टोटल आपका थ्योरी पोर्शन था, ठीक ना। टॉर्क चैप्टर में, टॉर्सन चैप्टर में यही आपका थ्योरी पोर्शन है। अब आपको कई जगह कंपैरिजन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा, ठीक ना। मटेरियल सेविंग में हॉलो शाफ्ट का यूज करके आपने क्या किया है, मटेरियल को सेव किया है। अब मान लो कहीं सॉलिड शाफ्ट को हॉलो शाफ्ट से रिप्लेस करना है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों में कौन सी वैल्यू को सेम रखेंगे, टॉर्क, ठीक ना। टॉर्क मान लो सॉलिड शाफ्ट से कुछ अप्लाई हो रहा था, कुछ यूनिट का टॉर्क लग रहा था, अगर आपको उसको सॉलिड शाफ्ट से रिप्लेस करना है तो हम कौन सी चीज नहीं चेंज करेंगे, मैक्सिमम जो टॉर्क है वो वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। शाफ्ट रिप्लेस करने के लिए आए तो हम हमेशा कौन सी वैल्यू सेम रखेंगे, टॉर्क, और तब हम करेंगे, तब हमको पता लगे डायमीटर में कितना चेंज करना होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? चलिए एक आध प्रॉब्लम लेते हैं, देखेंगे। एक सॉलिड शाफ्ट जिसकी लंबाई डायमीटर से 20 गुनी है, जिसकी लंबाई उसके डायमीटर से 20 गुनी है, बीस गुनी है 12,000 न्यूटन मीटर, 12,000 न्यूटन मीटर टॉर्क पे कार्य कर रही है। यदि शाफ्ट के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू, यदि शाफ्ट के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू 60 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है,
60 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है, तथा एंगल ऑफ ट्विस्ट की अधिकतम वैल्यू 1 डिग्री हो सकती है, तथा एंगल ऑफ ट्विस्ट की अधिकतम वैल्यू 1 डिग्री हो सकती है, तो बताएं शाफ्ट का डायामीटर क्या होगा? तो बताएं शाफ्ट का डायामीटर क्या होगा? शियर मॉडुलस की वैल्यू गिवन है 0.8 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू शियर मॉडुलस की आपको यूज करनी है। आइए देखते हैं बोर्ड पे थोड़ा सा। ठीक है, बोर्ड पे कंसंट्रेट करें। प्रॉब्लम में क्या क्या चीजें गिवन हैं और हमें क्या निकालना है पहले ये जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले टाउ मैक्स की वैल्यू गिवन है, कितनी है भाई? 60 है। कितना दिया है? 60 पर mm। ठीक है, और लेंथ दिया हुआ है 20 टाइम्स d, ये भी दिया हुआ है। लंबाई 20 गुनी है किसके? डायामीटर के। ठीक है, और कुछ दिया हुआ है, g की वैल्यू यहां गिवन है, और टॉर्क कितना दिया है? 12,000 न्यूटन मीटर, ये गिवन है। और आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है? नेसेसरी डायमीटर। ठीक ना, शाफ्ट की डायमीटर कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अब जरा ध्यान से सोचो, आपको ये वैल्यूज गिवन है और आपको डायमीटर कैलकुलेट करना है, तो आप एक ऐसा फॉर्मूला खोजो टॉर्सन चैप्टर में जिसमें ये सारी चीजें गिवन हो और उसमें आपको क्या निकालने के लिए रहे? डायमीटर। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था टॉर्क। हमने कहा था कि एक ही इक्वेशन है, टॉर्सन इक्वेशन। टॉर्सन इक्वेशन क्या था भाई? टॉर्क अपॉन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन। और याद रखना, सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसी के आसपास घूमते रहेंगे। एक फॉर्मूला ये है और दूसरा पावर ट्रांसमिशन बाय शाफ्ट, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला यहां पर नहीं। अब जरा देखो इसमें से हम किसको किसको यूज करें, हमें कैसे पता? ध्यान दे, टी मालूम है आपको, ठीक है। जे का मतलब है पोलर मोमेंट ऑफ π/32 d⁴। इसमें डी है, छुपा हुआ है, और यही तो आपको निकालना है, डी ही। उसके बाद टाउ मैक्स की वैल्यू भी आपको गिवन है, और नीचे है आर में भी डी छुपा हुआ है। तो ये अगर आप यूज करते हैं तो इन दोनों में ही आपकी सारी वैल्यूज मालूम है और क्या निकालना होगा? डायमीटर। क्लियर है? अब देखें, अगर आप इसका यूज करें तो क्या होगा भाई? इसका इसके साथ यूज करें तो ध्यान दें, टॉर्क गिवन है, जे में डायमीटर छुपा हुआ है, यही निकालना है हमको। जी गिवन है, थीटा दिया हुआ है, थीटा इज 1 डिग्री, तो थीटा भी आपको मालूम है। और एल में भी क्या छुपा हुआ है? डी छुपा हुआ है, बिकॉज एल इज 20 टाइम्स डी। तो चाहे आप इसका यूज कर लें या इसका
इसका यूज कर लें, दोनों से ही आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। अब बात आती है कि किससे करें, तो दोनों से करना होगा। जब आप इसको इसके साथ यूज करेंगे तो आप यूज करेंगे स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, और जब आप इसको इसके साथ यूज करेंगे तब आप यूज करेंगे रिजिडिटी क्राइटेरिया। और दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू आए वही आपको उससे या तो वो लेंगे या फिर उससे ज्यादा वैल्यू लेंगे। क्लियर है? ये चीज सीखना है। सबसे पहले इसको इसके साथ लेके करते हैं। तो अब देखें, पहला काम है यूनिट को सेम करना। थीटा की वैल्यू 1 डिग्री दी हुई है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें? ये वैल्यू बताइए, मोबाइल निकाल लीजिए फटाफट। पहले डिग्री को हम पहले किस में कन्वर्ट कर लें? रेडियन में। तो पाई बाई 180 की वैल्यू बताएं। 0.018, ठीक है, 3 तक ले लें, 0.18 रेडियन, ठीक है। अब देखें टॉर्क की वैल्यू किसमें दी हुई है? ये सही है? अब देखें टॉर्क की वैल्यू न्यूटन, जबकि ज्यादातर वैल्यूज किसमें है? एमएम में है। आंसर भी आपको निकालना है किसमें? तो इसको हम किसमें कन्वर्ट कर लें भाई? न्यूटन पर मिलीमीटर। न्यूटन मिलीमीटर में तो ये कितना हो जाएगा? 12,000 इंटू 10⁻3। माइनस क्यों? माइनस जबरदस्ती माइनस लगेगा क्या यहां? ठीक है। अब आइए सबसे पहले स्ट्रेंथ क्राइटेरिया देखते हैं। तो टॉर्क हो गया 12,000 इंटू 10⁻3 अपॉन जे, पाई बाई 32 इंटू D⁴ इज इक्वल टू टाउ मैक्स, सॉरी, हाँ, टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई? 60 अपॉन आर का मतलब डी बाई। अब देखिए इसमें क्या कैलकुलेट करना रह गया भाई? डायामीटर। सारी वैल्यूज तो आपको नोन है, तो यहां देखिए डी से क्यू हो गया और ये 16 हो गया, ठीक। तो क्या बचा? डी क्यू इंटू 60 इंटू पाई, यही बचा ना? हाँ जी, डी क्यू, ये 16 तो चला जाएगा ऊपर, इज इक्वल टू 16 इंटू 12,000 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो यहां से डी क्यू इज इक्वल टू 16 इंटू, इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है? अपॉन पाई इंटू 60। तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है? 10, अरे पूरा 1 डिजिट में बोलो। अरे सब एक आदमी बोलो। 1018,591.64, ठीक है। जो भी आया 96.08 जो भी आया, चलो एक तरीका ये हुआ। अब चलेंगे दूसरे मेथड से। सेकंड मेथड से इसके साथ इसको यूज करेंगे, तो टॉर्क कितना हो गया? 12,000 इंटू 10⁻3 अपॉन जे, पाई बाई 32 इंटू D⁴ जी, ये दिया हुआ है 0.8 इंटू 10⁵ इंटू थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी 0.018 रेडियन अपॉन L, 20 टाइम्स D, ठीक है। अब यहां से भी क्या आएगा? डी कैलकुलेट करके बताइए यहां से कितना आ रहा है? इसको सॉल्व कीजिए। 119 ना, पॉइंट समथिंग आया, ठीक ना। अब सही आंसर क्या होगा? जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो पहले वाले केस में 100 आया था और अभी कितना आया? 119, यानी डायमीटर इतना भी नहीं होना चाहिए हमेशा इससे, क्योंकि इतने पे तो फेल ही हो जाएगा, तो इससे ज्यादा वैल्यू, ठीक ना।
तो जो भी वैल्यू है 121 और 120 आप ले सकते हैं। ये तो हमने अंदाजे से लिख दिया, बट सही आंसर अगर एग्जैक्टली 0.2 डेसिमल तक लेके जाएंगे तो सही आंसर कितना आ रहा है 121। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इधर उधर हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेथड समझ में आया कि जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी नेसेसरी डायमीटर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा मैक्सिमम से कुछ ना कुछ ज्यादा रहे। क्लियर है? चलिए आज यहीं रहने देते हैं।